प्रोपोजल जिसे ऑफर भी कहा जाता है, तो प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज होती है, बट ये प्रपोजल वर्ड जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, और ऑफर जो है इंग्लिश लॉ के अंदर। कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। अब कैसे डिफाइन किया गया इसे समझिएगा। ये कह रहा है प्रपोजल क्या होता है, जहां पे एक पर्सन जो है वो सिग्निफाई करता है दूसरे को, एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को। मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको सिग्निफाई करें, सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट करें, आपसे हम कोई चीज कम्युनिकेट करें, एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को क्या? हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा को कुछ करने के लिए, अपनी इच्छा को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए। ये क्या मतलब हुआ? जैसे आप इसको समझिएगा, हमने आपसे कहा कि देखिए हमने जुडिशरी एपीओ और पीओ का कोर्स निकाला है, इसके अंदर हमारा 3 साल का बैच चल रहा है और 2 साल तक हम आपको पढ़ाएंगे, खरीद लो, आपको बहुत फायदा होगा इससे। हमने आपको बोला, ये हमने आपको बोला अपनी विलिंगनेस को कि कुछ करने के लिए। हमने आपको बता दिया कि एक की फीस 20,000 है, एक की फीस 35,000 है, जो 3 साल तक चलेगा। ये हमने बोला अपनी विलिंगनेस हमने आपको शो करी, सिग्निफाई करी कुछ करने के लिए। या मान लीजिए कि टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग हो सकता है, या हमने मान लीजिए कि सिग्निफाई किया आपको कोई चीज ना करने के लिए, कोई चीज ना करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई मेरा लीगल राइट आपके अगेंस्ट निकल के आ रहा होगा एक्शन लेने का, हम आपसे कहें कि ऐसा है 10,000 रुपए हमें अगर दे दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ केस नहीं फाइल करेंगे, यानी सेटलमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक्शन बन रहा होगा मेरा आपके अगेंस्ट, जिसमें हम आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, हम आपसे कहें 10,000 दे दो, हम नहीं करेंगे। टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, नहीं फाइल करेंगे केस। अब ये विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग हम क्यों कर रहे हैं? इस व्यू से ताकि हम ऑब्टेन कर सकें, हासिल कर सकें आपकी एसेंट को, आपकी सहमति को। तो ये कहा जाएगा कि मैंने आपको प्रपोजल दिया। समझ में आ गया? अब देखिए इस प्रपोजल से रिलेटेड कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम नुक्ते हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज, प्रपोजल वो नहीं होगा अगर आपने किसी को कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करी। मतलब मैंने आपको अपने प्रोडक्ट की सप्लाई इंफॉर्मेशन सप्लाई करी, मैंने कहा कि कोई मेरा प्रोडक्ट है, मेरी प्रॉपर्टी है, उसका हम 1 लाख मांग रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा? मेरी एक प्रॉपर्टी है, हम उसका 1 लाख मांग रहे हैं दाम। आपने कहा हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम ले रहे हैं, ले रहे हैं। हमने कहा हम थोड़ी बेचेंगे। आप मेरे खिलाफ केस फाइल कर दो कि देखिए इन्होंने हमें प्रपोजल दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये बेच नहीं रहे हैं। तो क्या हमने आपको प्रपोजल दिया था, या हम खाली रेट बता रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी का रेट 1 लाख रुपए है? तो कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंसान सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है प्राइस की, तो ये प्रपोजल नहीं होता है। जैसा कि हुआ हार्वी वर्सेस फेसी के केस में। जैसे देखिए हार्वी ने फेसी से बोला कि अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे, सबसे लोएस्ट प्राइस बताओ। फेसी ने बोला लोएस्ट प्राइस है 900 पाउंड, फेसी ने बोला। जब फेसी से ये बात सुनी हार्वी ने कहा हम तैयार हैं खरीदने के लिए। लेकिन देखिए फेसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हम बेचने को तैयार हैं, इसने बोला विल यू सेल, क्या बेचोगे अपनी प्रॉपर्टी लोवेस्ट प्राइस में? तो उसने क्या बोला था फेसी ने? सिर्फ लोवेस्ट प्राइस बताया, ये नहीं कहा कि हम बेचने को तैयार हैं। जो हार्वी थे तुरंत तैयार हो गए, हाँ हाँ हम लेंगे, लेकिन फेसी ने मना कर दिया बेचने से। कोर्ट के अंदर केस पहुंच गया। अब यहां पे एक सवाल ये उठ रहा था कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ भी है कि नहीं, क्या ये प्रपोजल था? यानी जब फेसी ने बताया कि उसकी जो प्रॉपर्टी है ये 900 पाउंड है, तो क्या वो कोई प्रपोजल दे रहा था जिसको एच ने कहा, यानी हार्वी ने कहा हम लेने को तैयार है? कोर्ट ने कहा नहीं, ये कोई प्रपोजल उसने नहीं दिया था। उसने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी थी कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है हम उसकी डिमांड रखे हुए हैं 900 पाउंड, लेकिन अभी हम बेच नहीं रहे हैं। समझ में आ गया आपको? अब ये प्रपोजल कंप्लीट कब होता है, कब ये प्रपोजल का प्रोसेस कंप्लीट होता है? जब हम आपको सिग्निफाई कर रहे हैं ना, जैसे बोला गया इसमें सिग्निफाई करना, तो ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा ये बताया गया है सेक्शन 4 के अंदर। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बोला गया है कि ये कम्युनिकेशन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा जब ये उस इंसान की नॉलेज में चला जाएगा जिसको आपने भेजा है। तो यानी अगर हम आपको कोई प्रपोजल भेज रहे हैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए, कि हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हमने आपको कोई प्रपोजल भेजा, अब यह हम अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, आपको कोई प्रपोजल भेजा, ये प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ये आपके पास पहुंच जाएगा, आपकी नॉलेज में आ जाएगा। अब एक सवाल सुनिए यहां पे, अब आप बताइए कमेंट करके। मान लीजिए कि हमने आपको लेटर के जरिए प्रपोजल भेजा कि हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या मान लीजिए कि हमने आपको प्रपोजल दिया कि हम अपनी गाड़ी बेच रहे हैं।
आपके पास लेटर तो आ गया लेकिन आपने उसको खोल के नहीं देखा, तो क्या बताइए, जो कम्युनिकेशन था प्रपोजल का वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? इसका सही जवाब है कंप्लीट हो गया। आप खोल के पढ़ो या ना पढ़ो, इसको मान लिया जाएगा कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस, इंप्यूट कर दी जाएगी आपको कि आपको उसकी जानकारी है। समझ आ गया आपको? आइए एक पॉइंट और देखते हैं। अब ये जो प्रपोजल है, अगर इसको कम्युनिकेट किया जाता है तो इसको कैसे कम्युनिकेट करा जाए? हम आपको अगर कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करें? जैसे चाहे कर सकते हो, लेटर के जरिए, ओरल के जरिए, फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए। देखिए कितनी ट्रांसैक्शंस होते हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाते हैं। ऐड के जरिए, तो कोई भी एक्ट या ओमिशन के जरिए जो है आप जो प्रपोजल है उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि प्रपोजल क्या होता है। अभी इसके अंदर कई चीजें और हैं जो हम लोग आगे चल के कवर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बार प्रपोजल को अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो प्रपोजल जो है खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हम अपनी कार बेच रहे हैं 5 लाख रुपए की, खरीदेंगे? आपने कहा नहीं चाहिए, प्रपोजल खत्म। अब थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में आए ये अच्छा इनकी अकेली कार है, ज्यादा नहीं चलाते हैं, अच्छी कंडीशन में कार है। आपने कहा हाँ हाँ सर हम तैयार है लेने के लिए। प्रपोजल खत्म हो चुका है। अब आप सोचो कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा, कोई प्रॉमिस नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको प्रपोजल दिया आपने कहा नो, तो आफ्टर दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो आफ्टर दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। समझ में आ गया? दूसरी चीज अब देखते हैं हम लोग काउंटर प्रपोजल क्या होता है। काउंटर प्रपोजल, हमने आपको भेजा अपनी 8 लाख रुपए की कार बेचने, खरीदेंगे? आपने कहा कि नहीं सर 5 लाख में बेचना हो तो बताइए। हमने कहा नहीं नहीं 5 लाख में नहीं बनेगा। आपने कहा चलिए 8 ही लाख की दे दीजिए। हमने कहा नहीं, हमने माइंड चेंज कर दिया, हम नहीं बेचेंगे। आप कहोगे ऐसे कैसे? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब आपको बेचना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने आपको फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 8 लाख का ऑफर दिया, बी ने कहा नहीं 5 लाख, तो नो एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ जब आपने कहा 5 लाख रुपए, क्योंकि आपने मेरा प्रपोजल थोड़ी एक्सेप्ट किया। तो जो ओरिजिनल था वो प्रपोजल जो है वो एंड हो गया, खत्म हो गया। अब आपने हमें नया प्रपोजल दिया है 5 लाख रुपए का, अब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं? किस केस में हेड हुआ था आप देख सकते हैं, हाइड वर्सेस रेंज का केस। क्यों? क्योंकि सेक्शन 7 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस जो है, यानी किसी प्रपोजल का आप एक्सेप्टेंस से अगर इसको प्रॉमिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट इसके अंदर और समझने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको कोई प्रपोजल देते हैं, हम आपसे ये बोलते हैं कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं, और आपसे ये बोल देते हैं कि अगर आपने 10 दिन के अंदर हमें रिप्लाई नहीं भेजा तो हम मान लेंगे कि आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। हमने आपको लेटर के जरिए प्रपोजल भेजा, आपने 10 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं दिया हमें, क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि आपने अगर 10 दिन के अंदर नहीं दिया तो ये एक्सेप्टेंस होगा। क्योंकि प्रपोजल जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, हम आपसे रिक्वेस्ट करें। तो साइलेंस, अगर आप खामोश रहे खाली, इट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं बन जाएगा। तो ए बी से बोलता है हम तुम्हारी गाड़ी खरीदेंगे, अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेंस। बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। आइए अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर, क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल क्या होता है? क्रॉस प्रपोजल यानी दो प्रपोजल एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। जैसे समझिएगा, हमने आपको प्रपोजल भेजा कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 को हमने आपको एक खत भेजा जिसके अंदर हमने आपको ये बोला कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं 5 लाख रुपए की। अब हमने ये खत लिखा 1 जनवरी 2026 को, और ये खत आपके पास पहुंचा कितने तारीख को? 5 जनवरी 2026 को। ठीक, लेकिन 3 तारीख को मेरे लेटर पहुंचने से पहले आपने भी हमें एक लेटर लिख के भेज दिया कि सर हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं, सेम प्राइस सेम अमाउंट सब कुछ। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या यहां पे एक्सेप्टेंस हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस कैसे होगा जब दोनों को एक दूसरे के प्रपोजल के बारे में नहीं पता है। जब हमने आपको प्रपोजल दिया तो वो आपको कितने तारीख को पहुंचा है? 5 तारीख को। 3 तारीख को आप हमें प्रपोजल दे रहे हो, क्योंकि जब आप लिख रहे थे हमें वो लेटर आपको मेरे प्रपोजल के बारे में नहीं पता था। बात समझिएगा, देखिए ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए ये जैसे ए ने बी को ऑफर दिया कितने तारीख को? 1 जनवरी 2026 को ये प्रपोजल उसने दिया कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। ठीक है,
अब ये जो उसने लेटर के जरिए भेजा, बी के पास जो था वो लेटर आया, बी के पास वो लेटर पहुंचा 5 जनवरी 2026 को, ठीक है, 5 जनवरी 2026 के पास ये लेटर पहुंचा। लेकिन बी ने 3 तारीख को, 3 जनवरी 2026 को ए को लेटर लिख के भेजा कि मैं तुम्हारी कार को खरीदना चाहता हूं, सेम अमाउंट 5 लाख रुपए और कार। अब देखिए, जब बी ने 3 तारीख को ये लेटर भेजा ए को कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, तो बी को थोड़ी पता था कि ए भी अपनी कार बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि ए का खत तो आप देखिए 5 तारीख तक पहुंच रहा है बी को, तो बी के पास तो वो 5 तारीख को आ रहा, तो यानी बी को पता चला 5 तारीख को कि ए अपनी कार बेचना चाहता है। उससे पहले ही बी ने ए को खत लिख दिया कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। तो दोनों एक दूसरे को प्रपोजल दे रहे हैं। तो क्या यहां पे एक्सेप्टेंस होगा? इसका जवाब है नहीं, एक्सेप्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के प्रपोजल के बारे में ही नहीं पता है। और जब प्रपोजल के बारे में नहीं पता तो एक्सेप्ट क्या करोगे? तो ईच लेटर इज अ प्रपोजल, यानी कोई भी एक्सेप्टेंस यहां पे नहीं हुआ। तो देखिए, लीगल प्रिंसिपल क्या है कि विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर, बिना ऑफर के नॉलेज के देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। तो यानी अगर आपको ऑफर की नॉलेज नहीं है तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। और आपने कोई काम कर दिया, बाद में आपको पता चला कि उसके ऊपर कोई ऑफर था, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर, एज इट वाज हेल्ड इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके अंदर एक और नई चीज आती है, इन्विटेशन टू प्रपोजल, यानी इनवाइट करना सामने वाले को कि वो हमें प्रपोजल दे। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि हमने डिस्प्ले के लिए काफ़ी सामान लगाए रखे हैं, पर्स जो है उसकी कीमत 100 रुपये है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ए जो है अपनी शॉप के ऊपर डिस्प्ले के लिए सामान लगाए हुआ है, पर्स 100 रुपये का है, कपड़ा 200 रुपये का है, बैट 300 रुपये का है, सारी चीज़ें लिखी रखी हुई हैं। बी आया, बी ने उठा के एक पसंद कर लिया। तो बी ने क्या कहा कि ये जो 300 रुपए का आप यहाँ पे सामान बेच रहे थे, मैंने इसको पसंद कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब आपको बेचना ही पड़ेगा। इसने कहा नहीं भैया, मुझे नहीं बेचना है, वो मैं अपने लिए रखे हूं, नहीं बेचना है मुझे। इसने कहा नहीं, आपने इसको डिस्प्ले पे लगा के मुझे ऑफर दिया हुआ था, आप तो मुझे प्रपोजल दे रहे थे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बी जो है इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है कि हमें सामान नहीं दे रहे हैं, हमने हालांकि इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या कोर्ट में इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? इसने जो ये डिस्प्ले के लिए सामान लगाया, इसको क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा ये इनवाइटिंग अदर्स टू मेक अ प्रपोजल, यानी इसको डिस्प्ले पे लगा के ये बी को इनवाइट कर रहा है कि यहां से सामान उठाओ और मेरे पास लेके आओ और ये बोलो कि मुझे ये खरीदना है। तो ये प्रपोजल होगा, ना कि मेरा यहां पे लगाना। मैं तो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं तुमसे। समझ आ गया आपको? तो क्या डिफरेंस हुआ इसके अंदर और नॉर्मल प्रपोजल में? देखिए, नॉर्मल प्रपोजल के अंदर क्या पढ़ा था? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है। हमने प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पहले इनविटेशन है, फिर प्रपोजल है, फिर एक्सेप्टेंस है। समझ आ गया आप लोगों को? अब जैसे देखिए, ये किस तरह के मेन चीज लेन देन में होता है। जैसे देखिए, सेल्फ सर्विस शॉप होती है, सेल्फ सर्विस शॉप होती है बहुत सारी, डिस्प्ले पे सामान लगा होता है, हमने डिस्प्ले पे देखा, अरे 500 रुपए का, उठा लिया, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अब जब हम उसको उठाएंगे, फॉर एग्जांपल आप कैशियर हो, आपके पास लेके आए, भैया ये देना है, ये दे दीजिए हमें 500 रुपए का पेन। अब हम कैशियर यानी आपको प्रपोजल दे रहे हैं, अब आप एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा कि मैंने उससे उठा लिया सामान तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। और भी जैसे कि टेंडर्स और एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कोई इंसान किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो हमने ये नहीं कहेंगे उसने एडवर्टाइजमेंट कहा तो हमने कह दिया इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर मान लीजिए कि हम उसके पास जाएंगे लेके और उसके ये बोलेंगे कि हम इसे खरीदना चाहते हैं तो ये प्रपोजल होगा। उसी तरीके से टेंडर्स के अंदर जिसमें बिडिंग होती है तो हमने बोली लगाया, हम देंगे 500 रुपए, आप कोई चीज बेच रहे हो, हमने कहा हम देंगे 500 रुपए, तो जब हमने कहा हम देंगे 500 रुपए तो हम एक्चुअली में आपको प्रपोजल दे रहे हैं। उसी तरीके से फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में फूड मेन्यू खोलते हो, उसमें हर चीज का दाम लिखा रहता है, ये खाना इतने का, ये खाना, आपने कोई खाना कहा हम ये लेना है। अब आप उसके पास जाओ कि नहीं तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं, हम उसके पास लेके जाते हैं और उन्हें ये बोलते हैं क्या ये चीज बेचोगे, उसके बाद वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। कैटलॉग हो गया, ठीक है। जैसे देखिए, ये पर्सन डिस्प्ले के लिए सामान लगाया हुआ था, बी ने इसमें से सामान पकड़ा, ए के पास चला गया। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्या ये एक्सेप्टेंस हुआ? बी का कहना है कि हमने पसंद कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गया।
तो देखिए कोर्ट ने क्या बोला कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो होता है इट इज ओनली इनविटेशन टू ट्रीट। इनविटेशन टू ट्रीट किसे बोला गया है? इंग्लिश लॉ में इसी इनविटेशन टू प्रपोजल को इनविटेशन टू ट्रीट कहा जाता है। किस केस के अंदर बोला कोर्ट ने? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट 1953 के अंदर कोर्ट ने क्या बोला? इस तरह के सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स हैं नॉट एन ऑफर, ये कोई ऑफर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल प्रपोजल और इनविटेशन टू प्रपोजल में क्या फर्क होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके अंदर बस लास्ट पॉइंट है। अब ये मत सोचिएगा कि हम प्रपोजल को कितना लंबा खींचे जा रहे हैं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है और इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हम आपको इसके अंदर बता रहे हैं ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। देखिए टाइप्स ऑफ प्रपोजल। अब प्रपोजल कितने तरीके के होते हैं? एक प्रपोजल होता है स्पेसिफिक प्रपोजल जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए। अगर हम आपको कोई चीज प्रपोजल देते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। या मान लीजिए कि कुछ आइडेंटिफाइड पीपल हैं, आपको, आपके दोस्त को, आपके फादर को, 3 लोगों को प्रपोजल देते हैं तो ये भी एक स्पेसिफिक प्रपोजल होगा क्योंकि लोग आइडेंटिफाइड हैं। वहीं दूसरा प्रपोजल होता है जनरल प्रपोजल। जनरल प्रपोजल टू द पब्लिक एट लार्ज। कोई भी अगर ऐसा करेगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। किसी ने मेरा ये सामान यूज किया अगर उसके बाद भी उसको बीमार पड़ा मैं 1000 रुपए दूंगा, किसी ने भी। ये हो गया प्रपोजल, यानी जो जनरल प्रपोजल कहा जाता है, यानी प्रपोजल टू द पब्लिक एट लार्ज। अब इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। आमतौर पे आपको पता होगा कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के लिए दोनों के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। हमने आपको प्रपोजल दिया, देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन। हमने आपको कम्युनिकेट किया, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, जरूरी है ये, अगर आपने एक्सेप्ट किया है आप हमें भी कम्युनिकेट करो, ये जरूरी होता है। ठीक है, हमने आपको प्रपोजल का कम्युनिकेशन किया, आप हमें एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करते हो, ये जनरल रूल होता है। तो स्पेसिफिक प्रपोजल आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरा आता है जनरल प्रपोजल। जनरल प्रपोजल के अंदर क्या होता है? क्योंकि हमने पब्लिक को अनाउंस कर दिया, जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको इतना पैसा, मेरी दवा को जिसने खाया उसके बाद अगर वो बीमार पड़ा इतना पैसा, पब्लिक को हमने अनाउंस कर दिया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हमने पब्लिक को ऐसे ही अनाउंस कर दिया और ये नहीं कहा कि जिसने मेरी दवा यूज करी, जो मेरा भतीजा ढूंढ के लेके आया और उसने हमें आके बताया तो इतना पैसा मैं उसको दूंगा, बस खाली इतना कह दिया जो ढूंढ के लेके आया, मतलब हमने कोई कंडीशन मेंशन कर दिया है। अगर किसी ने उस कंडीशन को पूरा कर दिया, जैसे हमने कहा कि कोई मेरा भतीजा ढूंढ के लाया, या हमने कहा किसी ने मेरी दवा खाई उसके बाद भी बीमार पड़ा, हमने कंडीशन मेंशन करी, ये नहीं कहा कि आके हमें बताया, तो यहां पे एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है आपकी हमें कम्युनिकेट करना। जो शर्त हमने बता दिया है कि जो मेरा भतीजा ढूंढ के लिया है, जिसने मेरी दवा खाने के बाद बीमार पड़ जाए, तो मैं उसको 1000 रुपए दूंगा। अगर आपने खाली कंडीशन पूरी कर दी, आपने मेरी दवा यूज करी, आप फिर बीमार पड़ गए, आपने यहां पे मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इवन दो आपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन इसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा और मैं लाइबल हो जाऊंगा। देखिए, तो जनरल जो प्रपोजल होता है उसके अंदर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक से, अगर हु परफॉर्म्स द कंडीशन, अगर उसने कंडीशन परफॉर्म कर दिया और उसके अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये जनरल जो प्रपोजल होता है ये पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, पूरी पब्लिक को। ठीक है, इसके अंदर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं है, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। बाकी जरूरी है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की, इसमें जरूरी नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अब जैसे देखिए, एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। यहां पे भी हमने नहीं लिखा है, यहां पे लिख देते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ये केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। अब देखिए, एक कंपनी थी, उसने ये एडवर्टाइजमेंट दिया कि कोई भी हमारी दवा अगर खाता है और अगर उसके बाद भी फ्लू अगर उसको हो जाता है तो हम उसको 100 पौंड का इनाम देंगे। एक कंपनी ने ये अनाउंस किया। क्या था? जनरल ऑफर, यानी जनरल प्रपोजल। जिसने भी मेरी दवा यूज करी, खाई, उसके बाद अगर फ्लू हुआ, 100 पौंड ले लो हमसे। ठीक है, अब उसके बाद एक पर्सन थे जिन्होंने, मिसेस कार्लिल, उन्होंने उस दवा को खाया लेकिन उसके बाद भी उनको फ्लू हो गया। तो कंपनी ने क्या कहा? कंपनी कहने लगी कि वो जो एडवर्टाइजमेंट था वो ऑफर थोड़ी था, वो तो इनविटेशन टू ट्रीट था, यानी इनविटेशन टू ऑफर था, हम कोई ऑफर थोड़ी दे रहे थे, पहली चीज।
दूसरी चीज कंपनी ने कहा कि जब हम ऑफर दे ही नहीं रहे थे तो एक्सेप्टेंस कहाँ हुआ, और उसके साथ साथ कहने लगे कि इसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही कहाँ हुआ, क्योंकि जो मिसेस कार्लिल थी उन्होंने तो खाली उनकी दवा इस्तेमाल करी, लेकिन उसके बाद भी उनको फ्लू हो गया, उन्होंने इसको कम्युनिकेट नहीं करा। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और बाइंडिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोगों का जो प्रपोजल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आइए अब आगे चलते हैं और एक्सेप्टेंस को समझते हैं। देखिए एक्सेप्टेंस को इसके सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर डिफाइन किया गया है। किस तरीके से? देखिए प्रपोजल जब किसी पर्सन को दिया जाता है, प्रपोजल जब किसी पर्सन को दिया जाता है, यहां पे देखिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिग्निफाइज। अब जब प्रपोजल जिस पर्सन को दिया गया वो भी सिग्निफाई करता है। क्या सिग्निफाई करता है? अगर हमने आपको प्रपोजल दिया आपकी गाड़ी को खरीदने के लिए, हमने जब आपको प्रपोजल दिया तो जिसको प्रपोजल दिया है वो भी सिग्निफाई करता है। अब आपको भी हमें सिग्निफाई करना पड़ेगा। सिग्निफाई मतलब अब आपको भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा? अपनी एसेंट को, अपनी रजामंदी को। जब आप सिग्निफाई करेंगे अपनी एसेंट को कि हाँ आप तैयार हैं उसको बेचने के लिए, तो किस चीज को लिखा है? एसेंट देंगे देयर टू मतलब उस प्रपोजल को। तो इसलिए अपनी एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। हम लोगों ने पढ़ा है प्रपोजल को कम्युनिकेट करना और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना प्रपोजल को, दोनों जरूरी है। आप अपनी एसेंट देंगे देयर टू तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। तो अब यानी जो मेरा प्रपोजल था आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये एक प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आप सिग्निफाई करोगे हमें, यानी जब आप हमें कम्युनिकेट करोगे, ये एक्सप्रेस तौर पे भी हो सकता है कि हाँ सर हम तैयार है बेचने के लिए, और ये इंप्लाइड भी हो सकता है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में ये इंप्लाइड होता है। जैसे कि देखिए बिडिंग के केस में जब बोली लगाई जाती है तो बिडर जब बोली उसके अंदर लगती है तो जो सेलर होता है उसके अंदर जो ऑक्शन पे लगाता है सेल को, वो एक हथौड़ा पीटता है, सेल डन। ये क्या हो गया? इंप्लाइड हो गई। एक तो एक्सप्रेस तौर पे हाँ करना है, एक इंप्लाइड हथौड़ा ऐसे पटक दिया, डन हो गई। ठीक है, तो प्रपोजल जिस पर्सन को दिया जाता है जब वो अपनी एसेंट सिग्निफाई करता है इसको एक्सेप्ट माना जाता है और ये प्रॉमिस कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि यहां पे सिग्निफाई करना जरूरी है। जैसे हमें आपको प्रपोजल देना कम्युनिकेट करना जरूरी है, उसी तरीके से आपको अपना एक्सेप्टेंस हमें कम्युनिकेट करना जरूरी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सेप्शन बताया था, जनरल ऑफर, जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आए, जो भी मेरी दवा इस्तेमाल करे, जनरल ऑफर इसका एक्सेप्शन है। अगर हमने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि कम्युनिकेट करना जरूरी है तो वहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं है। समझ आ गया आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत आसान सी चीज थी, अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज डिफिकल्ट है, वो समझने वाली है, जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि अब आप जो हमें कम्युनिकेट करोगे ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक दूसरा या हम या आप दोनों इसमें से पलटे, अपनी बात से मुकरे, तो एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ये जरूरी है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब हुआ, क्योंकि जब उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी ये प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट बनने के बाद अगर ये सारी शर्तों को पूरी करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वो सारी शर्तें जो है कभी कभार अज्यूम्ड हो जाती हैं, जरूरी तो नहीं। अगर कोई मेजर है, साउंड माइंड है, तो मान ली सारी शर्तें पूरी हो गई, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का, ये कब कंप्लीट होता है, ये सेक्शन 4 में बताया गया है। अब पहले समझिएगा, एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे। अब हमने आपको प्रपोजल दिया, इसको बोलते हैं पोस्टल रूल, यहां पे हम लिख देते हैं। पोस्टल रूल की अभी बात हम लोग कर रहे हैं। पोस्टल रूल मतलब खत लिख के, हमने लेटर पोस्ट करके आपको कोई प्रपोजल दिया कि हमें आपकी गाड़ी खरीदना है 5 लाख रुपए की, हमने आपको प्रपोजल दिया लेटर भेज के। ये पोस्टल रूल है जो इसके सेक्शन 4 के अंदर दिया गया, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पुराना है 1872 का, तो उस वक्त ये पोस्टल रूल चल रहा था। तो पोस्टल रूल सेक्शन 4 में, अब हमने आपको प्रपोजल दिया आपकी गाड़ी खरीदना है 5 लाख रुपए की लेटर के जरिए, ठीक है। अब जब हमने आपको प्रपोजल दिया, अब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, जब ये आपकी नॉलेज में मेरा प्रपोजल पहुंच जाएगा, लेटर आपके पास पहुंच गया, खोलो ना खोलो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया। आपने खोला, देखा कि सर मांग रहे हैं कार मेरी
5 लाख रुपए लगा रहे हैं उसका रेट, ठीक है। अब आपने वहां से लेटर लिखा एक्सेप्टेंस का हमारे पास, अब हमारे पास आपने लेटर भेजा। अब सवाल यहां पे दूसरा ये उठा कि अब आपने क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट किया तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है ये। अब सवाल ये उठा कि ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुआ, जब आपने लेटर पोस्ट करा या जब लेटर मेरे पास पहुंचा? इसी का जवाब सेक्शन 4 में दिया गया है। ये कह रहा है एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, जिसने प्रपोजल दिया है, हमने प्रपोजल दिया है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्टेंस जो होगा कब कंप्लीट होगा? जैसे ही लेटर आपने पोस्ट किया, यानी जैसे ही आपने अपने तरफ से लेटर जैसे ही पोस्ट किया, मैं बाउंड हो जाऊंगा, यानी मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता हूं, मैं बाउंड हो जाऊंगा। आगे देखिए, एक्सेप्टर के लिए, लेकिन आप अभी तक बाउंड नहीं है, इवन दो यू हैव पोस्टेड द लेटर बट स्टिल यू आर नॉट बाउंड। अब आप बाउंड कब होंगे? प्रोपोजर एक्चुअली रिसीव द एक्सेप्टेंस, जब हमारे पास आपका एक्सेप्टेंस एक्चुअली में पहुंच जाएगा। फ्रॉम दैट वेरी डेट यू विल बी बाउंड, आप उसी तारीख से बाउंड हो जाओगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2026 को ए ने बी को एक लेटर भेजा, प्रपोजल का लेटर भेजा कि उसको कोई प्रपोजल दिया बी को, ठीक है। 1 जनवरी को उसने ये प्रपोजल का लेटर बी को भेजा, लेटर पोस्ट करके। 4 जनवरी में बी को एक्चुअली ये प्रपोजल का लेटर मिला। इसने 1 तारीख को पोस्ट किया, 4 तारीख को बी को ये लेटर मिल गया। जैसे ही बी को ये लेटर मिला प्रपोजल, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब 6 जनवरी को बी ने पोस्ट किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसने पोस्ट कर दिया। जैसे ही उसने पोस्ट किया, बी ने पोस्ट किया, ए जो है उसी तारीख से बाउंड हो गया। तो यानी ए जो था जिसने प्रपोजल दिया था, कितने तारीख से बाउंड हो गया? 6 तारीख से, ठीक है, समझ में आ गया। अभी लेकिन देखिए बी अभी तक बाउंड नहीं हुआ है। 8 जनवरी को ए को एक्चुअली में बी का एक्सेप्टेंस मिल गया। अब 8 जनवरी ए को एक्चुअली में बी का जो एक्सेप्टेंस जो बी ने पोस्ट किया था वो एक्चुअली में ए को मिल गया। अब जैसे ही एक्सेप्टेंस मिला, अब बी भी बाउंड हो गया। समझ आ गया? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है, दोनों पार्टीज उसी वक्त बाउंड हो जाती हैं जैसे ही एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां जो प्रपोजर है और जो एक्सेप्टर है अलग अलग डेट पे बाउंड हो रहे हैं। अब आपने कहा सर ये तो बड़ा पुराने जमाने का मेथड है, 1872 में फॉलो होता था, आज के जमाने में तो सब ऑनलाइन हो रहा है, अभी की बात करिए। आइए अभी का समझते हैं। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज, जैसे देखिए आप अभी मौजूद हैं, हमने आपसे कहा कि हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 5 लाख रुपए रेट लगा रहे हैं, बेचोगे? आपने कहा, इमीडिएटली हो गया, ये लेटर का चक्कर ही नहीं है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया फेस टू फेस। लेकिन अगर मान लीजिए कि टेलीफोन से बात हुई है, वीडियो कॉल के जरिए बात हो रही है, तब वहां पे क्या होगा? तो ये एक इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, ये एक इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है। इसके अंदर जो एक्सेप्टेंस होगा, इसके अंदर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन इज कंप्लीट इंस्टेंटेनियसली। इसके अंदर भी कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये भी इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज माना जाएगा कि हम दोनों एक ही टाइम पे मौजूद हैं, फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए। तो इसमें जो प्रपोजल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा व्हेन एक्सेप्टेंस इज हर्ड। तो अगर हमने आपको वीडियो कॉल के जरिए बोला, जैसे भी आपको देख रहे हैं, आपसे बोला हमने गाड़ी खरीदेंगे 5 लाख रुपए की, बेचोगे? आपने कहा हाँ। जैसे ही एक्सेप्टेंस सुना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। यानी अब इसी तारीख से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ही हमने एक्सेप्टेंस सुना, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक्सेप्टेंस हो गई। भाई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज है, इसमें पोस्टल रूल थोड़ी अप्लाई हो रहा है। अब आप पोस्ट करोगे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, वो वाला रूल थोड़ी अप्लाई होगा। ये तो इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज है ना। आइए दूसरा है इन एब्सेंस ऑफ पार्टीज। जो इन एब्सेंस ऑफ पार्टीज है, इसी के ऊपर सेक्शन 4 अप्लाई होता है, जो इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखा था, जिसमें पोस्टल रूल, लेटर को पोस्ट वाला अप्लाई होता है। समझ आ गया आप लोगों को? अब कॉन्ट्रैक्ट कहां पे फॉर्म होता है? अगर टेलीफोन से बात हो रही है, एक पर्सन मुंबई में है, एक गुजरात में है, तो उस जगह पे वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड,
जिस जगह पे एक्सेप्टेंस सुना गया है उसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा फॉर्म हुआ है, क्योंकि उसी से तो आपके पास जुरिस्डिक्शन आएगा ना। कल आपको केस फाइल करना होगा तो आप कहाँ पे फाइल करोगे केस, तो इससे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक बहुत ही लीडिंग केस लॉ है, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल 1966 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसके अंदर यही चीज वेल सेटल हो गई थी, अगर पार्टीज इन प्रेजेंस है तो एक्सेप्टेंस उसी वक्त कंप्लीट हो जाता है। तो फेस टू फेस है तो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है इंस्टेंटेनियसली। कैसे? हमने आपको प्रपोजल दिया, आपने सुना, एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट किया, हमने सुना, एक्सेप्टेंस, तो तुरंत का तुरंत इंस्टेंटेनियसली जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके अंदर आता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोक करना मतलब कैंसिल करना, यानी विड्रॉ कर लेना। कि मान लीजिए हमने आपको कोई प्रपोजल दिया आपकी गाड़ी खरीदने के लिए, आपके हाँ करने से पहले कि हाँ आप बेचने को तैयार हैं, आपके एक्सेप्टेंस से पहले हम अपना प्रपोजल वापस ले लें, ये होता है रिवोकेशन। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये इसके सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंदर डिस्कस है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर प्रपोजल को रिवोक किया जाता है तो देखिए ये कब रिवोक हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया तो फिर बाइंडिंग हो जाएगा पार्टीज के ऊपर, आपको पता होगा ये चीज। लेकिन इसको तभी रिवोक किया जा सकता है जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो। देखिए अब ये प्रपोजल जो है ये कब रिवोक हो सकता है, तो सपोज दैट हम प्रपोजर हैं, हमने आपको प्रपोजल दिया है आपकी कार खरीदने के लिए, 5 लाख रुपए रेट लगाया है। अब ये प्रपोजल हम अपना वापस कब तक ले सकते हैं, जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट ना कर लो। अब आपको याद होगा कि अब ये आपका एक्सेप्ट भी तो सिग्निफाई होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस भी तो मेरे पास सिग्निफाई होगा, उसका भी तो कम्युनिकेशन मेरे पास आना चाहिए। जरूरी है कि नहीं? वो भी सिर्फ जनरल ऑफर के केस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि छूट है। तो अब मान लीजिए कि प्रपोजल रिवोक करना है, ये कब तक रिवोक हो सकता है? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब तक कि जो आपने एक्सेप्टेंस किया है उसका कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट ना हो जाए। और आपको याद है पोस्टल के केस के अंदर क्या होता है, अगर जैसे ही आपने लेटर पोस्ट किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस हो गया, तो क्या बोला गया? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं इसका एक्सेप्टेंस, अगर मान लीजिए कि आपने एक्सेप्टेंस किया है, आपने कहा है कि हाँ आप अपनी गाड़ी बेचने को तैयार हैं, लेकिन अब आपको दिमाग में आया कि आपने गलत डील कर लिया है, आप अपने एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहते हो, तो कब तक कैंसिल कर सकते हो? तो एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर इट रीचेस द प्रपोजर। अब जब तक कि आपने जो लेटर पोस्ट किया है एक्सेप्टेंस का, जब तक मेरी नॉलेज में नहीं आएगा, आप बाउंड नहीं हो गए। उससे पहले आपने फोन उठा के मिला दिया, या कोई और फास्टर मेथड था जिसके जरिए आपने बोल दिया कि नहीं 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 नई डील करना है, कार नहीं बेचना है, तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। लेकिन कब? जब तक कि जो आपकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है उसके पहुंचने से पहले आपको पहुंचाना है। इट रीचेस द प्रपोजल, यानी बिफोर कम्युनिकेशंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। आपके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंच जाएगी। समझ में आ गया? रिवोकेशन कैन बी सेंट बाय फास्टर मोड, इसके अंदर कोई फास्टर मोड के जरिए भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए ए ने बी को एक लेटर भेजा अपनी कोई गाड़ी को बेचने के लिए, एक प्रपोजल दिया, बी ने इसके अंदर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। तो यानी हमने आपको फॉर एग्जांपल एक प्रपोजल भेजा लेटर के जरिए कि आपकी गाड़ी खरीदना है, आपने इसमें एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। आप देखिए अब इसमें ए जो है अपने प्रपोजल को कब कैंसिल कर सकता है? ए कैन रिवोक अपने प्रपोजल को कब कैंसिल कर सकता है? बिफोर और एट द एग्जैक्ट मोमेंट बी पोस्ट द एक्सेप्टेंस लेटर। अब हमने अगर आपको प्रपोजल दिया है आपकी कार खरीदने के लिए, अब आपने एक्सेप्टेंस आप पोस्ट करने जा रहे हो, उससे पहले अगर हमने आपके पास कोई फास्टर मेथड से ये बोल दिया कि नहीं हम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये यहां पे हमारा जो प्रपोजल था वो रिवोक्ड हो जाएगा। या आप जब पोस्ट कर ही रहे हैं उसी वक्त आपके पास पहुंच जाए, तो भी माना जाएगा कि मेरा प्रपोजल रिवोक और कैंसिल हो गया है। उसी तरीके से बी कब रिवोक कर सकता है? आप कब रिवोक कर सकते हो? बिफोर और एट एनी टाइम द एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस ए। जैसे ही कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास पहुंचा, उससे पहले कोई और मेथड के जरिए आपने मेरे पास विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को पहुंचा दिया कि नहीं 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 आपको नहीं बेचना है कार, तो क्या माना जाएगा? आपका एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया। अब आप सोचोगे सर मान लीजिए दोनों लेटर एक साथ पहुंच गए, तब क्या होगा? तब भी ये रिवोक्ड हो जाएगा। ठीक है,
अब सेक्शन 6 में बताया गया है प्रपोजल किस किस तरीके से रिवोक हो सकते हैं। जैसे बाई नोटिस के जरिए, हमने आपको कोई प्रपोजल दिया, बाई नोटिस के जरिए नोटिस आपको भेज दिया कि देखिए भाई हमें प्रपोजल जो दिया है, हमें आपकी कार नहीं खरीदनी है, ठीक है, या हम कोई चीज आपको ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमने बाद में मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं बेचना, लेकिन ये हम कभी तभी तक कर सकते हैं जब तक कि आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो गया हो। अगर आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे अगेंस्ट, फिर हम नहीं रिवोक कर सकते हैं, फिर हम बाउंड हो जाएंगे। नोटिस के जरिए लैप्स ऑफ टाइम, मान लीजिए हमने आपको कोई टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर हमें बताओ, अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो भी माना जाएगा प्रपोजल रिवोक हो गया है। डेथ और इंसैनिटी, अगर मान लीजिए कि जो प्रपोजी है उसको पता है कि जो प्रपोजर है उसकी डेथ या इंसैनिटी हो गई है, तो उस जगह पे अगर प्रपोजी को पता है तो जो प्रपोजल होगा वो लैप्स हो जाएगा। फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि हमने आपको कोई प्रपोजल दिया लेकिन उससे पहले कुछ शर्त लगाई है कि पहले इतना टोकन अमाउंट जमा करोगे उसके बाद एक्सेप्टेंस माना जाएगा, आपने नहीं जमा किया तो जो प्रपोजल है वो यहां पे खत्म हो। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा इसको समझने के लिए, तो चलिए आइए एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग समझते हैं कब प्रपोजल का कम्युनिकेशन और कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब आपको 2 सिचुएशन पता होगी, इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज और इन एब्सेंस ऑफ पार्टीज। इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज, जहां पे पार्टीज दोनों मौजूद हैं, हम और आप दोनों इसी जगह पे मौजूद हैं, हमने आपसे बोला क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए की, या हमने आपको बोला कि हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं 5 लाख रुपए की, उसी वक्त आपने कहा हाँ हम बेचने के लिए तैयार हैं या हम खरीदने के लिए तैयार हैं, दोनों उसी वक्त प्रपोजल और एक्सेप्टेंस उसी वक्त कंप्लीट हो गया। हमारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज फिजिकली भी हो सकती है, दोनों लोग यहां मौजूद हैं, वर्चुअली भी हो सकती है, जैसे कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे हैं, वर्चुअली भी हो सकती है। समझ में आ गया? तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। दूसरा हो गया इन एब्सेंस ऑफ पार्टीज। इन एब्सेंस ऑफ पार्टीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के ऊपर पोस्टल रूल अप्लाई होता है जो लेटर से किया जाता है। आइए फिर से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ए ने बी को प्रपोजल दिया एक लेटर के जरिए, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया लेटर भेज के, कोई प्रपोजल दिया होगा उसकी कोई चीज खरीदने के लिए या कोई चीज बेचने के लिए। अब ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? सरल से शब्दों में यह कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब बी के पास इस प्रपोजल की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, यानी ये लेटर जब बी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल खत्म हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे बी उस लेटर को खोले या ना खोले, बी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंपोज कर दी जाएगी कि बी को उसकी जानकारी है, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा जब वो लेटर बी के पास पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी ने इस प्रपोजल के लिए अपने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया। अब जब बी ने इस लेटर को पोस्ट कर दिया अपने एक्सेप्टेंस का, अब सवाल उठ रहा है क्या यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया? तो देखिए इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है कि इसके लिए कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस और इसके लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। तो यानी बी ने जैसे ही लेटर पोस्ट किया, जैसे ही लेटर पोस्ट किया, ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। जैसे ही बी ने लेटर को पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का, उसी वक्त ए के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। उसी तारीख से ए बाउंड हो जाएगा जिस तारीख को इसने लेटर पोस्ट किया था। ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी बचा हुआ है, अभी इसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? इसके लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब ए के पास ये एक्सेप्टेंस वाला लेटर जो है ए के पास पहुंच जाएगा, तब बी के लिए एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कब कंप्लीट हो रहा है? यानी प्रोपोजर जो है, ऑफरर जो है, जब बी अपना लेटर पोस्ट कर देगा। अब बी के लिए कब कंप्लीट हो रहा है? जब जो लेटर उसने पोस्ट किया है वो ए के पास पहुंच जाएगा। बस यही चीज है इसके अंदर। अब रिवोकेशन में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे अब देखिए, मान लीजिए ए ने प्रपोजल भेजा बी को, अब ए उस प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है। अब यहां से ये ध्यान में लाइए कि ए जो है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए के पास कब मान लिया जाएगा, आ गया है जब बी लेटर पोस्ट करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसने बी को कोई प्रपोजल दिया है, यह अपने प्रपोजल को कब तक रिवोक कर सकता है और कैंसिल कर सकता है? जब तक या तो बी जिस वक्त पोस्ट कर रहा हो या उससे पहले तक, क्योंकि अगर इसने लेटर पोस्ट कर दिया फिर तो ये बाउंड हो गया,
फिर तो बाहर नहीं निकल सकता है। समझ आ गया। उसी तरीके से बी ने जब अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया ए को, अब जब वो अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर रहा था ए को, तो अब ये कब बाउंड होगा, जब ये एक्सेप्टेंस का लेटर ए के पास पहुंच जाएगा। तो यानी ए के पहुंचने से पहले तक, या मान लीजिए उस टाइम अगर ए जो है ये कम्युनिकेट कर देता है ए को कि मुझे भाई नहीं खरीदना है गाड़ी या मुझे नहीं बेचनी है, तो ये जो होगा इसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन रिवोक हो जाएगा। यही है इसके अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद यहां तक हम लोगों ने समझ लिया प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। अब मान लीजिए हमने आपको कोई प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या बोला गया है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉमिस। और सेक्शन 2 क्लॉज ई में क्या बोला गया है कि एवरी प्रॉमिस, हर प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जिसके अंदर कंसिडरेशन आया, यानी एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जिनके अंदर कंसिडरेशन आया, तो वही बन जाएगा अग्रीमेंट। देखिए धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट के करीब पहुंच रहे हैं, तो वही बन जाएगा अग्रीमेंट। अब आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि अग्रीमेंट जो होता है दरवाजा है और रूम जो है कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार रूम में चले गए, फंस गए, अभी रूम में एंटर नहीं हुए, यही दरवाजा है, इससे आगे पहुंचे, अगर इसने सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर दिया एग्रीमेंट में, यही कॉन्ट्रैक्ट में शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या समझ में आया, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस। सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर डिफाइन किया गया है। अब आगे बोला गया है कि प्रॉमिस, अब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन गया। अब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, देखिए कई बार प्रॉमिस के अंदर एक प्रॉमिस होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि हम आपको अपनी कार बेचेंगे 5 लाख रुपए की, तो हमें अपनी कार बेचना मेरा एक प्रॉमिस हो गया। लेकिन इसके अंदर कई सेट ऑफ प्रॉमिसेस भी तो हो सकते हैं। अगर हमने आपसे कहा कि मेरी कार जो है थोड़ा सा डेंट है उसके अंदर, हम उसको ठीक करवाएंगे, हम उसको पेंट करवाएंगे, उसके बाद आपके घर के पास डिलीवर करेंगे, तो देखिए हमने कई प्रॉमिस करा, बेचने का भी वादा है, उसको उसके अंदर पेंट करवाने का भी वादा है, और उसको आपके घर पर डिलीवर करने का भी वादा है। तो 3 प्रॉमिसेस है। तो एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, प्रतिफल, व्हाट वी गेट इन रिटर्न, जो हम लोगों को बदले में मिलता है एक दूसरे के प्रॉमिस के, उसी को कंसिडरेशन कहा जाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि हम आपकी गाड़ी खरीदेंगे 5 लाख रुपए की, हमने आपसे कहा हम आपकी गाड़ी खरीदेंगे 5 लाख रुपए की, तो वो जो 5 लाख रुपए होगा वो आपके लिए कंसिडरेशन होगा, और आपकी जो कार मेरे पास आएगी वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। या मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा 5 लाख रुपए की, तो अब अगर मेरी गाड़ी आपको मैं बेच रहा हूं, आप मुझे 5 लाख पे कर रहे हो, तो वो 5 लाख मेरे लिए कंसिडरेशन, वो गाड़ी आपके पास जाना आपके लिए कंसिडरेशन। यानी जो चीज व्हाट वी गेट इन रिटर्न, एक दूसरे के प्रॉमिस के बदले व्हाट वी गेट इन रिटर्न,